तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जाने जाएगी, तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो दोस्त, इस शेरी का मेरा मेन मकसद आप सभी को मोटिवेट करना था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अगर फेल होते हैं तो अपनी किस्मत का दोष देते हैं। ठीक है, किस्मत का दोष नहीं देना है, आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा बल लगाना है, पूरा अच्छी तरह से बल लगाना है और आगे की ओर तरक्की करना है। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो क्लास 9 का जो आपका 5 जुलाई का जो आपका विज्ञान का यानी साइंस का जो आपका एग्जाम होगा, उसका आज हम लोग जो इस महा एपिसोड में आपका जो है प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आज के इस महा एपिसोड वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जहां भी दिक्कत होता कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज के इस महा एपिसोड का वीडियो आपके साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपका साइंस का एग्जाम में गर्दा मचने भी वाला है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा। जिस तरह से आप 4 एग्जाम देकर आए उसी तरह आपको ये सब भी भरना है। और आज के इस वीडियो का बहुत ही मेन मकसद है कि आपका हर एक प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक प्रश्न आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और 5 जुलाई के एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्त, किसको किसको साइंस में गर्दा मचाना एक बार कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, किसको किसको साइंस में गर्दा मचाना एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका जो साइंस का ऐसा प्रश्न लेके आने वाला हूं, क्यों आपका जो एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा जिसमें आपको सभी प्रकार का न्यूमेरिकल बताया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जो है वहां पर सूत्र भी बताया जाएगा कि किस सूत्र से आपका जो न्यूमेरिकल आएगा नहीं आएगा, सब आपको बताया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और एक काम जरूर करिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आपका पहला प्रश्न पूछता है, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखना है, सिर्फ इसको परिभाषित नहीं करना है। तो ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का जो आपका जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। उसका बाद देखा आपका जो नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। यानी इसका हम लोग का सूत्र निकालना है कि कैसे संबंधित है ये तीनों चीज आपस में। ठीक है, तो वेग बराबर आपका जो होता है तरंग दैर्ध्य गुना में आवृत्ति। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है? तरंग दैर्ध्य गुना में आवृत्ति। और वेग का सिंबल क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का सिंबल क्या होता है? आवृत्ति का सिंबल क्या होता है? सिंबल सहित आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको काट लीजिए, कुछ मिस प्रिंट है। तो आपको जो वेग का जो सिंबल होता है वी, आवृत्ति आपको जो तरंग दैर्ध्य का सिंबल होता है लेमडा। ठीक है, लेमडा कुछ इस प्रकार का होगा आपका लेमडा। और आपका जो आवृत्ति का सिंबल जो है म्यू होता है। ठीक है, म्यू होता है, यू नहीं म्यू होता है। ठीक है, ये आपका हो गया किस प्रकार का? वेग बराबर आपका तरंग दैर्ध्य गुना में आवृत्ति, ये आपका सूत्र निकल कर आया। आगे देखिए 3 नंबर का जो पूछता है कि H2O का आणविक द्रव्यमान का जो परिकलन कीजिए। ठीक है, H2O जो आपका रासायनिक सूत्र है जल का, इसका आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है, तो 2 गुना में H प्लस में 2, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H गुना में 2 और प्लस में O, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में लिखना है क्या? तो आपको जो है 2 यहाँ गुना में लिख दीजिएगा, और आपको जो है हाइड्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 1 होता है, 2 गुना 1 लिख दीजिए। और आपका ऑक्सीजन का जो है आपका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो 2 गुना 1 प्लस 16, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 से 1 को गुना करेंगे 2, और 16 2 18 18 आपका जल का
जो है आणविक द्रव्यमान निकल कर आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका 4 नंबर का जो प्रश्न है, एक मोल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एक मोल से आप क्या समझते हैं? किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहते हैं। किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहते हैं, और एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका जो आंसर निकल कर आएगा। जितना भी प्रश्न बता रहे हैं, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कर रहा हूं, सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल का वीडियो किसको किसको चाहिए एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। आगे बढ़िए। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पूछता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एजोटोवेक्टर और एजोस्प्लिरियम। ठीक है, ये आपका जो बैक्टीरिया का नाम है, यानी जीवाणु का ये नाम है। इसी के द्वारा स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन का। आगे बढ़े। 6 नंबर का जो प्रश्न है, एड्स नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? ठीक है, एड्स जो नामक बीमारी है ये किस विषाणु के कारण होता है? तो ह्यूमन ड्यूमोडिफिशियंसी और वायरस, ये आपका जो ह्यूमन ड्यूमोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा एड्स जो नामक है विषाणु, यही जो आपका फैलाता है एड्स नामक बीमारी। ठीक है, आगे बढ़िए। 7 नंबर का जो प्रश्न है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत जो है नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा वायुमंडल में 78% जो है आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। आगे बढ़िए। सेक्शन बी यहां से स्टार्ट हुआ। एग्जाम का सेम पैटर्न आपका इसी वीडियो का तरह रहेगा। शुरू में सेक्शन ए रहेगा, 7 को प्रश्न रहेगा, 5 को का उत्तर देना, एक प्रश्न पर 2 नंबर, कुल 10 नंबर। और सेक्शन बी में 7 ही पूछेगा, 5 को का उत्तर देना, एक प्रश्न पर 3 नंबर, कुल यहाँ 15 नंबर। ठीक है, कुल 15 नंबर सेक्शन बी में पूछेगा। ठीक है, तो देखिए सेक्शन बी में आपको जो पहला प्रश्न पूछता 8 नंबर से लेकर 14 नंबर का जितना भी प्रश्न है सेक्शन बी में आएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछता एक जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। हम लोग शुरू में देखे आपका जो एसआई जूल का एसआई मतलब किसका एसआई मात्रक जूल था, किसी ऐसे ऐसे नाम बताना भौतिक राशि का। ठीक है, तो जूल को परिभाषित करना, तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर का विस्थापन होता है तो उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 1 जूल कार्य कहते हैं, यानी W बराबर Fs करिएगा। ठीक है, Fs यहां से आपको करना है, W बराबर Fs करिएगा तो आपको जो है यहां पर W आपका हो गया कार हो गया। ठीक है, और आपका जो कार का ही SI मात्रक जो है जूल होता है, और F यहाँ आपका हो गया फोर्स। फोर्स आपको 1 न्यूटन दिया है, और एक आपका जो S जो है विस्थापन, विस्थापन आपको 1 मीटर दिया। अगर ये दोनों को गुणा करेंगे, एक 1 से कितना होता है? तो 1 होता है, तो कार भी आपका 1 हो जाएगा। ये आपको न्यूमेरिकल की तरह पूछेगा, सेम इसी प्रोसेस की तरह आपको बनाना है। और कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर की और आपसे एक प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। 9 नंबर का प्रश्न पूछता है किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकेंड है, तो तरंग दैर्घ्य की गणना करें। हम लोग अभी जो फॉर्मूला इसका देखे, ठीक है, क्या देखे? तो v बराबर हम लोग देखे थे लेमडा गुना में म्यू देखे थे। ठीक है, म्यू देखे थे, और v आपका वेग होता है, लेमडा आपका तरंग दैर्घ्य होता है, और म्यू आपका जो है आवृत्ति होता है। v कितना है? तो v आपका जो इसमें देखिए आपका जो v कितना दिया है? तो 440 दिया है, और इसमें लेमडा निकाला, लेमडा को सिंपल ऐसे ही रहने दीजिए, और आपका आवृत्ति देखिए 220 दिया है। इसको किस प्रकार बनाइएगा देखिए, आपको यहाँ पर आवृत्ति 220 दिया है, वेग आपका 440 दिया है, तो यहाँ पर आपका जो वेग 440 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको देखिए फिर से यहाँ आपको बनाते हैं 440 लिखिएगा,
सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। v बराबर लेमडा गुना में म्यू आपको जो है सबसे पहले लिखना है, ठीक है। और 440 भी है, लेमडा को ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर में यहाँ लिख दीजिएगा, बराबर हो जाइए, यहाँ बराबर लिख दीजिएगा। लेमडा को सिंपल ऐसे ही रहने दीजिए, गुना करिए, आपका आवृत्ति 220 है, 220 लिख दीजिए। और लेमडा इधर रखना है, तो लेमडा रखकर आपको देखिए यहाँ पर लेमडा अगर आप इधर रखते हैं तो आपका जो 440 था ऊपर आ जाएगा और 220 आपका नीचे हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लेमडा जो आवृत्ति से गुना था तो ये डिवाइड में हो जाएगा और इसको काटिएगा तो आपका 2 आएगा। और लेमडा का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। 2 मीटर आपका जो है तरंग दैर्घ्य आ जाएगा, इसको नोट करिए, ठीक है। उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट 10 नंबर का जो प्रश्न पूछता है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 46 ग्राम जो आपका जो सोडियम का परमाणु की संख्या में जो कणों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, परमाणु की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान गुना में अवोगाड्रो संख्या। इसको किस प्रकार बनाना है, तो देखिए सबसे पहले आपको परमाणु संख्या लिखना है, बराबर दे दीजिएगा। मोलर द्रव्य आपको जो है दिया गया द्रव्यमान छोटा एम होता है, मोलर द्रव्यमान बड़ा एम होता है, गुना में अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है, क्या आपका जो मोलर आपका जो अवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। और इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपको जो दिया गया द्रव्यमान 46 ग्राम आपका जो दिया है, और आपका सोडियम का मोलर द्रव्यमान जो है 23 होता है, ठीक है। सोडियम का मोलर द्रव्यमान कहें या परमाणु द्रव्यमान कहें, इसका जो है 23 होता है, इसको 23 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में अवोगाड्रो संख्या कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है, ठीक है। 10 का पावर 23 होता है, और 23 दूनी 46 होता है, और इसको अगर अवोगाड्रो नंबर से 2 को करेंगे गुना, तो आपका आंसर जो आएगा 12 आएगा, पॉइंट में 0, और आपको जो 4 गुना में 10 का पावर 23 आ जाएगा। इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर की ओर। तो 11 नंबर का जो प्रश्न पूछता है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना, किसका, थॉमसन का करना, ठीक है। तो थॉमसन के जो आपका परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है, और इन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास में जो है धंसे होते हैं। जिस प्रकार तरबूजा का जो है थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था और बोला था इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो है तरबूज में धंसा हुआ था इसका बीज की तरह, यही आपका जो है थॉमसन का परमाणु को मॉडल था, ठीक है। उसका बाद देखा आपका जो नेक्स्ट 12 नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। 0.5 मोल दिया, ठीक है, मोल दिया है, 0.5 दिया है, और आपका छोटका एम निकालना द्रव्यमान, और बड़ा एम यानी मोलर द्रव्यमान यहाँ से निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकालना तो O2 हो जाएगा यहाँ, और O का आपका यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और गुना में 2 कर दीजिए, 16 दूना 32 मोलर द्रव्यमान निकल कर आया। मोल दिया है 0.5, और छोटा एम निकालना है, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल में जहां भी दिक्कत होता है एक बार कमेंट कर दीजिए, उसका ऐसा वीडियो बनेगा कि आपको जो पूरी अच्छी तरह से न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 आपका मोल लिखना, बराबर में छोटका एम निकालना है, और गुना में अभी मैंने मोलर द्रव्यमान कितना निकाला, 32 निकाला, और एम बराबर करिएगा, छोटका एम बराबर, तो आपको जो है 32 गुना में 0.5 आएगा, और इस दोनों को गुना करने पर 16 आपका जो है 16 ग्राम जो है आपका जो दिया गया द्रव्यमान यहाँ निकल कर आया। 16 ग्राम आपका जो छोटा एम निकल कर आएगा, इसको नोट करिए। बढ़ते अगले नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर की ओर की जो प्रश्न पूछता है, प्रतिरक्षीकरण क्या, ठीक है। प्रतिरक्षीकरण क्या, इसका उत्तर देखेंगे, जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं, तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। और आपको जो इसका जो है यहाँ से निकल कर आ देखिए, अगर आपको प्रतिरक्षीकरण पूछेगा तो सिंपल क्या लिखना है कि वैक्सीन के टीका का उपयोग करके शरीर में जितना भी सूक्ष्म जीव उसको मार कर या उनके प्रवेश पर रोक लगाया जाता है, और इसी में शरीर की लड़ने की क्षमता विकास होता है, जिसको प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। सिंपल आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है पूछता है कि जल प्रदूषण के 3 को कारण बताना है, जिसके द्वारा जल प्रदूषण हुआ है 3 कारण बताना है। जल प्रदूषण के 3 कारण निम्नलिखित है, ठीक है। पहला औद्योगिक कारण, यानी कल कारखाने से निकलते हुए कारण आपका जो प्रदूषण कैसे होता है, जो आपका जल प्रदूषण होता है। तो उद्योग से निकलते हुए रासायनिक विभिन्न नदी नालों में मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं, यानी कल कारखाने से जितना भी दूषित कचरा निकलता है नदी नाले में मिलकर जल को प्रदूषित कर देता है। और घरेलू कारण, ठीक है, तो घरेलू कचरों को पानी में बहा देने से जल प्रदूषण होता है, यानी घर का बचा हुआ कुछ भी सामान का अगर पानी में मिलाते हैं तो जिसके कारण जो है जल प्रदूषण हो जाता है। और आगे आपका तीसरा है कृषि का कारण, तो खेत में कीटनाशक का प्रयोग से भी जल का प्रदूषण होता है। अगर आप जो है किसान को देखेंगे तो फसल को जो है नष्ट होने से बचाने के लिए कीटनाशक का दवाई का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा फसल सुरक्षित होता है और इससे एक आपका जो प्रदूषण होता है जल प्रदूषण होता है, ठीक है। और यहाँ आपका सेक्शन भी खत्म हुआ, सेक्शन से स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको 5 को पूछेगा, 3 को का उत्तर देना, एक पर 5 नंबर मिलेगा और कुल 15 नंबर यहाँ मिलेगा। तो प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, जहां दिक्कत होता कमेंट में एक बार बता दीजिए, उसका बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, गतिज ऊर्जा की व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु अगर गति करता है, ठीक है, गतित करता है, तो उसमें उपस्थित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का व्यंजक यानी इसका जो सूत्र होगा तो हाफ जो mv का स्क्वायर होगा, ठीक है, हाफ mv का स्क्वायर होगा। और इसको किस प्रकार आपको सूत्र निकालना है यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है, सीधा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें नंबर कम मिलेगा। तो आपको पूरी अच्छी तरह से इसको समझ कर बताना है कि कैसे इसका व्यंजक निकलेगा। सबसे पहले लिखना, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और जो वेग जो है आपका v से गतिशील है, वस्तु में F बल कार्य कर रहा है, ठीक है, वस्तु में F बल कार्य कर रहा है, तो W बराबर FD होता है, ये आपको पता है, या W बराबर FS कहें तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। और W बराबर MA, यानी F का जो फॉर्मूला तो है फोर्स का, तो फोर्स बराबर MA होता है, यानी मास आपका जो मास और त्वरण होता, ठीक है, MA। और यहाँ पर आपको D लिखिए या S लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आपको समीकरण 1 मानना है, ठीक है। और यहाँ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार का सूत्र जब निकलता है तो तीसरा फॉर्मूला यही होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। और v यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर, और v आपका जो v प्लस 2a और गुना में d लिखना है, माइनस भी लिखना है, 2a गुना में d लिखना है, d बराबर आपका जो होगा माइनस v का स्क्वायर बट्टा में 2 और d बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बट्टा में 2। और इसको समीकरण 1 से कैसे करना, तो इसको समीकरण 1 से आपको जो w बराबर ma जो था और गुना में v स्क्वायर आपको जो है 2a लिखना है, क्योंकि आपका जो d कितना निकल कर आया, इसका फॉर्मूला निकल कर आया था v स्क्वायर बट्टा में 2a, तो d के जगह ये लिख दीजिए, w बराबर हाफ लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको काटते हैं तो यहाँ से एक जो m है a और यहाँ पर 2a, ठीक है, m और यहाँ पर एक a यहाँ पर 2a, इसको काटते तो हाफ आता है, क्योंकि s एक कट गया और यहाँ पर 1/2 आ गया, तो 1/2 और आपका जो mv का स्क्वायर लिखना है, यानी काइनेटिक एनर्जी आपका जो हाफ mv का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए, क्योंकि हमको लग रहा है आप सभी को ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप बनाने का कोशिश करूंगा, और जितना भी ऐसा टाइप का प्रश्न है उसको मैं अधिक से अधिक आपको जो है सुलझाने का प्रयास करूं, ठीक है। कमेंट में एक बार जरूर बताइए जिसको जिसको ये प्रश्न समझ में नहीं आया। आगे देखिए आपका 16 नंबर का प्रश्न है, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें, तरंग दैर्घ्य की जो है तरंग की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है। इसका उत्तर देखेंगे तो आवृत्ति जो है किसी भी वस्तु में 1 सेकेंड में जितने कंपन होता है उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, यानी आवृत्ति कहें तो आपका जो आवृत्ति में 1 सेकेंड में जितना भी कंपन होता है उन सभी कंपनों को संख्या का योग को आवृत्ति कहते हैं, और इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। और आवर्तकाल
किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने को जो है तरंग धैर्य आपका जो आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, आगे देखिए आपका जो इसका सूत्र निकल कर आएगा, किस प्रकार सूत्र निकलेगा। तो माना कि तरंग धैर्य का जो है तरंग का तरंग धैर्य और लेमडा है जो आपका भी आपका जो है जिसे गतिशील मतलब कि आपका तरंग का जो है सिंबल लेमडा होता है और वेग का सिंबल भी होता है, और इतना से गतिशील है कोई भी जो वस्तु। ठीक है, तो तरंग बराबर का होता है तरंग वेग, यानी जो आपका v बराबर लेमडा बटा में टी लिखना है। लेमडा आपका आवर्तकाल और टी आपका टाइम पीरियड, यानी टी से आपका आवर्तकाल हो गया और लेमडा से आपका तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, और v बराबर आपको जो लेमडा बटा में टी लिखना और इसको समीकरण 1 मानना। ठीक है, समीकरण 1 मानना है क्योंकि आपका जो v बराबर लेमडा बटा में टी आता है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि v बराबर आपका जो हाफ आवर्तकाल होता है, यानी 1 बटा में टी होता है क्या, v बराबर। और इसी प्रकार समीकरण 1 से अगर देखते हैं इसको तो v बराबर लेमडा बटा में टी और हाफ जो गुना में लेमडा हो जाएगा, आपका जो यहाँ से आवृत्ति जो आपका म्यू होता है, म्यू का चिन्ह और गुना में आपका लेमडा, और इसी प्रकार v बराबर आपका म्यू गुना में लेमडा लिखिए या लेमडा में गुना में व्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यह भी प्रश्न समझ में नहीं आता कमेंट में बता दीजिए, अगर इसको समझ में नहीं आता तो समझ में आपको आ जाएगा, कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिए। ठीक है, जिसको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर का आपका जो देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछे, तो ये प्रश्न आपका है समस्थानिक से आप क्या समझते हो, उदाहरण के साथ व्याख्या करिए। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या जो है परमाणु संख्या समान और परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग। द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए कोई भी तत्व मान चलिए H आपका जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, यहाँ ऊपर वाला को द्रव्यमान बोलते हैं, नीचे वाला को परमाणु संख्या, और इसमें परमाणु संख्या समान यानी नीचे वाला समान है ऊपर वाला अलग अलग है, उसे समस्थानिक कहते हैं, इसको ध्यान से रखना। और संभारिक पूछेगा तो इसका उल्टा कर दीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसके तीनों समस्थानिकों का जो परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। अगर आप हाइड्रोजन का तीनों देखेंगे रूप तो आपका है जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का जो तीनों का परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, और मी में आपका जो है समस्थानिक है। ठीक है, समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखना। ठीक है, समस्थानिक का 3 को उपयोग लिखना है। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट आपका 2 कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। 3 में घींगा रोग के इलाज में आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसका आपका जो 3 उपयोग था। 18 नंबर में पूछता है जल चक्र का आलेख बनाते हुए व्याख्या करिए। ठीक है, जल चक्र का आलेख बनाना है, इसको व्याख्या करना है। सबसे पहले हम लोग व्याख्या करेंगे कि जल चक्र होता क्या। तो महासागर या समुद्र से वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प में परिवर्तन नाव कर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंचता है। जल वाष्प संघनन की प्रक्रिया से गुजरते हुए बादल बनता है, फिर अवशेषण द्वारा वर्षा, हिमपात और ओले आदि के द्वारा वापस पृथ्वी पर जो पहुंचता है, और छोटे जल स्रोत जैसे नदी, झील, नालों आदि से गति करते हुए फिर सागर में मिल जाता है। इस तरह पूरा जल चक्र पूर्ण होता है। और यह जलीय चक्र जलीय धरती की सतह और इसके वायुमंडल में पानी की निरंतर जो गति करता है दर्शाता है। यानी आपका जो धूप जब भी आपका जो वाष्प होता है, तो आपका जो धूप के कारण जल जो वाष्प होता है, वाष्प बनकर बादल बनता है और बादल से आपका वर्षा होता है। किस प्रकार आपको चित्र दर्शाना है, तो देखिए चित्र में आपको सबसे पहले एक आपको जो समुद्र पार देना है, झील पार देना, नदी पार देना है। उसका बाद आपको जो यहाँ से वाष्पीकरण द्वारा दर्शाना है। ठीक है, यहाँ से आपको जो वाष्पीकरण द्वारा यहाँ से दर्शाना है, और आपका यहाँ पर हो जाएगा बादल। ठीक है, सूर्य पास सबको बादल करना। बादल से आपका संघनन होता है, संघनन से आपका जो है क्या होता है, वर्षा होने लगता है। यही आपका जो है पूर्णतः चलते रहता गोल गोल, यानी ठीक है। तो इसी प्रकार वर्षा कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, ये चलते रहता है। गर्मी के दिनों में पानी से बादल बन जाता है और बरसात के दिनों में पानी पूरा पड़ते रहता है। आगे देखें 19 नंबर पूछता है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग के
जो है आपका रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करना, ठीक है। संक्रामक रोग और संक्रामक रोग के उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले संक्रामक रोग क्या होता है, ठीक है। संक्रामक रोग क्या होता है इसको देखेंगे। तो संक्रामक रोग वे रोग है जो रोगी के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलता है। यानी संक्रामक रोग कहें तो किसी भी तरह की, जैसे कोरोना आपका जो एक बीमारी हुई है आपका संपर्क में आने से फैलता है, आपका व्यक्तिगत संपर्क में, ठीक है। जैसे रेबीज, खसरा, चेचक, काली खांसी आदि संक्रामक रोग के उदाहरण। यहाँ पर कोरोना भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत ना है। और यह रोग रोगी के साथ उठने बैठने, उसके साथ खाना खाने, उसके प्रयोग की गई वस्तु का इस्तेमाल करने से फैलता है और लोगों को फैलने की वजह बहुत छोटे रोगाणु से होता है, ठीक है। असंक्रामक रोग देखेंगे तो असंक्रामक रोग वे रोग है जो रोगी के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से नहीं फैलता, ठीक है। यह असंक्रामक रोग जो है रोगी के संपर्क में आने से कभी नहीं फैलता है और यह रोग संक्रामक रोग की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। संपर्क में आने से फैलेगा नहीं, तो ये एक दूसरे के जो है संबंध में आने से नहीं फैलेगा। और इसका जो रोग का नाम है बवासीर है, मधुमेह है और असंक्रामक रोग के कई उदाहरण है, ठीक है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह पहुंच नहीं सकता। ऐसा रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी नहीं पहुंच सकता, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचे, लेकिन ये आपका जो रोग है संक्रामक रोग ये कभी नहीं फैलेगा। तो इसी की तरह आपका टोटल यहाँ पर 19 प्रश्न कराया, ठीक है। टोटल यहाँ पर 19 प्रश्न कराया गया आज के इस महा एपिसोड वीडियो में, और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जहां से भी न्यूमेरिकल से दिक्कत आता कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।